आज हम बात करेंगे एक डिस ट्रैक के बारे में, दैट इज नो वैसलीन बाय आइस क्यूब, जो कि आइस क्यूब ने अपने ही ग्रुप NWA के लिए निकाला था इन हिज एल्बम डेथ सर्टिफिकेट। सो इस कहानी की शुरुआत होती है 1987 से। ऑब्वियसली जब NWA ग्रुप फॉर्म हुआ था विद द मेंबर्स Eazy-E, डॉक्टर ड्रे, DJ Yella, MC Ren एंड ऑफ कोर्स आइस क्यूब। एंड आइस क्यूब वाज द मेन राइटर फॉर दीज गाइस। लाइक पूरे ग्रुप की लिरिक्स की जिम्मेदारी आइस क्यूब की ही होती थी और वो फाड़ रहा था इसमें गाने लाइक बॉयज इन द हुड, जिससे कि Eazy-E ब्लो अप हुआ था और ये गाना आइस क्यूब ने ही लिखा था। अदर सॉन्ग्स लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, फक द पुलिस एंड द एंटायर स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन एल्बम आइस क्यूब ने ही लिखी थी। बट 1989 में आते आते आइस क्यूब फील्स लाइक कि उससे उसकी हक की रॉयल्टीज नहीं मिल रही हैं। लाइक जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल रहा है उसका, और उसको क्या बाकी पूरे ग्रुप के मेंबर्स को भी उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा था। वो सारा पैसा जा रहा था Eazy-E के पास। दैट्स व्हाई आइस क्यूब ने कई बार धमकी दी थी ग्रुप के मैनेजर जेरी हेलर को। बहुत हरामी बंदा था ये साला। एनीवेज NWA से सेपरेट होने के बाद आइस क्यूब ने अपनी पहली सोलो एल्बम निकाली अमेरिकास मोस्ट वांटेड इन 1990 एंड इट वर्क्स वेरी वेल। लाइक ऐसा लगा ही नहीं कि आइस क्यूब ग्रुप से अलग भी हुआ है, क्योंकि उससे अलग होने के बावजूद भी उसकी हाइप उतनी ही रही, क्योंकि वन ऑफ द मेन राइटर था वो ग्रुप का। सो टैलेंट तो उसके पास था, सो वो अकेला काम करता है या ग्रुप के साथ काम करता है, बात एक ही थी। अब इसके बाद NWA रिलीज करती है 100 माइल्स एंड रनिंग EP एंड निगर्स फॉर लाइफ एल्बम, जिसमें कि उन्होंने डिस किया था आइस क्यूब को। और उसके बाद 1992 में जाकर क्यूब रिलीजेस हिज सेकंड सोलो एल्बम दैट इज द डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें कि एक सीधा सीधा डिस ट्रैक था NWA के लिए, दैट इज कॉल्ड नो वैसलीन। और अब करते हैं हम इस डिस ट्रैक का ब्रेकडाउन की आखिर इस डिस ट्रैक में आइस क्यूब ने NWA को कहा क्या था। लेट्स स्टार्ट। The motherfucking saga continues. Y'all motherfuckers ready for a WA? Get the fuck up! Here in the intro, Ice Cube mentions some previous songs जो कि उसने पहले बनाए थे NWA के साथ, like a bitch is a bitch, dope man and 8 ball। और इनको मेंशन करते हुए Ice Cube ये कहना चाहता है कि उसने ग्रुप इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि NWA के सारे मेंबर्स बिचेस हैं। और Ice Cube असल में वो बंदा है जिसने कि कभी भी हार नहीं मानी और उनके लिए बहुत सारे गाने लिखे। और यहाँ पर क्यूब ऑल्सो सेज दैट द सागा कंटिन्यूज, जो कि एक्चुअली एक प्रील्यूड है NWA की न्यूज़ फॉर एल्बम का, जिसमें कि आइस क्यूब के ऊपर शॉट्स थे। अब यहाँ पर क्यूब टारगेट्स द सॉन्ग कॉल्ड मैसेज टू BA, जो कि NWA की निगर्स फॉर लाइफ एल्बम में ही आया था। और इसमें कुछ फैंस थे जो कि आइस क्यूब को कॉल पर उल्टा सीधा बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हियर व्हाट दे थिंक अबाउट यू, यानी कि देखो ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब यही सेम लाइन यानी कि हियर व्हाट दे थिंक अबाउट यू आइस क्यूब ने उल्टा करके NWA पर लगा दी है। क्यूब कहता है कि डॉक्टर ड्रे अब बड़ा रियल बंदा बनता है, लेकिन इसकी असलियत ये है कि ये पहले एक R&B सिंगर हुआ करता था वर्ल्ड क्लास रैकिंग क्रू में, और जब तक मैं ग्रुप में था तब इनके सारे शोज हिट जाते थे, लेकिन अब नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक ब्रिटिश बंदे की एक्सेंट में एक बंदा बोल रहा होता है कि NWA का लंदन शो उतना खास नहीं गया क्योंकि उसमें शायद आइस क्यूब नहीं था इसीलिए। एंड हियर व्हाट दे थिंक अबाउट यू। अब यहाँ पर आइस क्यूब टॉक्स अबाउट मे बी 100 माइल्स एंड रनिंग EP या फिर निगर्स फॉर लाइफ एल्बम के बारे में। बेसिकली ही सेज कि क्यूब ने उनकी एक कैसेट टेप खरीदी थी और उसे सुनने के बाद उसका रिएक्शन सिर्फ एक ही था कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बिकॉज वो इतनी बुरी थी कि और कुछ कहने को बचा ही नहीं। मतलब कि आइस क्यूब के बिना उनका म्यूजिक इतना नीचे गिर चुका है। और इसके बाद फिर से वही सेम लाइन रिपीट होती है कि देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, NWA आइस क्यूब के बिना कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में क्यूब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहता है, Fuck all y'all. Goddamn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you just went and soft. Now the first verse is mainly targeted towards Dr. Dre। मतलब कि जो चीजें डॉक्टर ड्रे ने अपने रियल इस गाने में कही थी आइस क्यूब को, उसी को आइस क्यूब ने रिप्लाई के फॉर्म में उसको बोला है डॉक्टर ड्रे को। क्यूब से इसकी अच्छा ही हुआ कि मैं ग्रुप से पहले ही निकल गया, बिकॉज इन लोगों का फ्यूचर मुझे दिख रहा है। ये पहले जैसे हार्डकोर नहीं रहे जैसे होते थे, ये साले सॉफ्ट हो गए हैं। अब आफ्टर क्यूब लेफ्ट द ग्रुप NWA ने कई तरह के आर्टिस्टों के साथ काम किया, जिनमें से एक थी मिशेल, जो कि एक R&B सिंगर थी। और मिशेल और डॉक्टर ड्रे का एक रिलेशनशिप भी था पास्ट में, और इसीलिए क्यूब डॉक्टर ड्रे को सॉफ्टली बता रहा है।
ऑल्सो ही कॉल्स डॉक्टर ड्रे बोजो, जो कि एक स्लैंग है क्लाउन के लिए। Living with the whites, one big house, and not another nigga in sight. सो 1991 में इजी-ई ने कैलिफोर्निया के कैलाबेसिस शहर में एक बड़ा सा हाउस लिया था जिसका नाम उसने रखा था इजीज प्ले हाउस, और ये बाद में जाकर एनडब्ल्यूए का एक हेडक्वार्टर भी बन गया था। मेन बात ये है कि ये जो शहर है ना, इसमें रिच गोरे लोग बसते हैं, और इसके कुछ ही माइल्स अवे जेरी हेलर का घर था जो कि एनडब्ल्यूए का मैनेजर है। तो इसी बात को पकड़कर आइस क्यूब कह रहा है कि कहने को तो ये निग्स विद एटीट्यूड है, यानी कि एनडब्ल्यूए है, लेकिन अभी भी ये गोरों की गुलामी कर रहे हैं। Yellow boys on your team, so you're losing. Hey yo, Dre, stick to producing. एंड अगेन क्यूब डॉक्टर ड्रे के रियल निगस गाने की एक लाइन को फ्लिप कर देता है, जिसमें कि ड्रे ने कहा था कि शुक्र है हमारे ग्रुप से वो बेनेडिक्ट आर्नोल्ड निकल गया। बेनेडिक्ट आर्नोल्ड को एक गद्दार बताया जाता है हिस्ट्री का, इसीलिए डॉक्टर ड्रे ने आइस क्यूब को ये कहा था। सो इसको फ्लिप करते हुए आइस क्यूब ने कहा है कि ये अच्छा ही हुआ कि मैं निकल गया, लेकिन निकल कर भी मैंने तुम चारों को ठोक कर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो वर्ड है ना बेनेडिक्ट, उसको आइस क्यूब ने फ्लिप कर दिया है और बना दिया है बीना डिक, लाइक डॉक्टर ड्रे बेना डिक। क्यूब मेंशंस डीजे येला, जिसको कि अक्सर ओवरलुक किया जाता है इन द इंटायर एनडब्ल्यूए ग्रुप। लाइक हम कह सकते हैं कि वो पूरे एनडब्ल्यूए ग्रुप का सबसे ज्यादा इग्नोर्ड किया जाने वाला बंदा है, उसकी कोई बात भी नहीं सुनता, और इसीलिए क्यूब कह रहा है कि मैं तो इसके तरफ ध्यान भी नहीं देता, ये इतना छोटा है। ऑल्सो यहाँ पर क्यूब ड्रे को कह रहा है कि भाई तू रैप करना छोड़ दे, तू म्यूजिक प्रोडक्शन ही कर, वही तुझे सूट करती है। एंड ही सेज कि ड्रे बहुत कोशिश कर रहा है कि वो क्यूब जैसा साउंड करे, जैसा कि क्यूब ने अपनी अमेरिकास मोस्ट वांटेड एल्बम में साउंड किया था, लाइक अ लेड बैक हाई पिच साउंड, बट ही फेल्स। और वो ड्रे पर इल्जाम भी लगाता है कि ड्रे इजी-ई को सेटिस्फाई करता है इन अ फिजिकल वे, इसीलिए वो अभी तक ग्रुप में है। मतलब कि इजी-ई ने अभी तक उसको ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं रहा क्योंकि मैं एक असली मैन हूँ। और एनडब्ल्यूए को छोड़ने के बाद आइस क्यूब ने अपना एक लेबल भी खोला था विद द नेम स्ट्रीट नॉलेज, और वो ये दावा कर रहा है कि डॉक्टर ड्रे उसके नए लेबल से जलता है। और देखो हुआ क्या, इस डिस्क के 6 महीने बाद डॉक्टर ड्रे भी एनडब्ल्यूए को छोड़ देता है और खुद का लेबल बनाता है, दैट इज डेथ रो रिकॉर्ड्स। With the LENCHMOB and your disgrace to CPT. सो क्यूब मेंशंस लंच मॉब, जो कि एक ग्रुप था जो कि आइस क्यूब के ही लेबल से साइंड था और उनके साथ हैंग आउट किया करता था उन दिनों। एंड क्यूब कह रहा है कि एनडब्ल्यूए के मेंबर्स सीपीटी यानी कि कॉम्पटन का नाम खराब कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए इतना नीचे गिर चुके हैं कि ये गोरों से, रेफरिंग टू जेरी हेलर, गोरों से अपनी बजवा रहे हैं विद नो वैसलीन। अब वैसलीन तो तुम सबको पता ही है हमारे घर में होती है, और आपको पता ही है कि किस किस काम आ सकती है। अब कोरस में 2 सैंपल्स यूज किए हुए हैं। फर्स्ट इज टू द ब्रेक ऑफ डिस ट्रैक, जिसमें की एक लाइन थी नाउ यू आर गेटिंग डन विदाउट वैसलीन, और सेकंड इज बिज मार्कीज ट्रैक वेपर, जिसमें की एक लाइन थी इट फील्स गुड टू सी पीपल ऑन इट। ये दोनों लाइंस एज इट इज सैंपल की हुई हैं। सो रैनन ने इजी-ई के लिए एक गाना लिखा था विच इज कॉल्ड रूथलेस विलन, और इस गाने के बाद एमसी रेन का नाम ही विलन पड़ गया था, मतलब एक अल्टरनेटिव नाम पड़ गया था एमसी रेन का, दैट इज विलन। सो उसको टारगेट करते हुए क्यूब से इसकी आई डोंट गिव अ फक अबाउट द विलन। एक फंक ग्रुप था दैट इज द पार्लियामेंट, जिसकी की एक लाइन थी द बिगर द हेडेक द बिगर द पिल, यानी कि जितना बड़ा सरदर्द उतनी बड़ी गोली। उसको फ्लिप करते हुए क्यूब ने बोला है कि द बिगर द कैप द बिगर द पीलिंग, मीनिंग जितनी बड़ी टोपी उतनी बड़ी गोली, खोपड़ी उड़ाने के लिए। बाय द वे रैन इज आल्सो नोन फॉर हिज रेडर्स कैप, इसीलिए क्यूब ने यहाँ पर टोपी की बात की है। एंड अगेन जस्ट लाइक क्यूब ने डॉक्टर ड्रे के लिए बोला था कि वो इजी से ठुकता है, वैसे ही रैन भी ठुकता है। ऑफ कोर्स इट्स अ मेटाफोर, एंड बिकॉज जेरी हेलर और इजी इन सबके पैसे खा रहे हैं और ये फिर भी उसको कुछ नहीं कह रहे। क्यूब ने ग्रुप लीव करने से पहले बाकी मेंबर्स को भी वार्न किया था, लाइक डॉक्टर डे इन सबको, कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि तुम सबके साथ भी गलत हो रहा है एंड यू शुड लीव द ग्रुप टू। बट इन सब ने मेरी बात नहीं मानी, और इसी वजह से मुझे विली डी का एक गाना याद आ रहा है, लेट अ हो बी अ हो, मतलब कि अगर कोई कुत्ता है तो उसे कुत्ता ही रहने दो, उसे इंसान बनाने की कोशिश मत करो। ऑल्सो यहाँ पर क्यूब ने एक गेम का रेफरेंस दिया है दैट इज बिग बैंक टेक लिटिल बैंक, जो कि बेसिकली एक बैंक बेस्ड गेम है जिसमें कि हर प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा स्टेक इकट्ठा करना होता है, और जो सबसे ज्यादा स्टेक इकट्ठा करता है वो जीत जाता है। और इसी को नजर में रखते हुए क्यूब कहता है कि आ जाओ हम ये असल में गेम खेलते हैं।
your ass so perfect. MC Ren ने मैसेज टू बी ए ट्रैक में आइस क्यूब को डिस करते हुए बोला था कि वो आइस क्यूब को एक पूरा का पूरा झाड़ू दे देगा, मतलब लिटरली दे देगा। लेकिन जब आइस क्यूब ने नो वैसलीन डिस रिलीज किया विच इज नोन एज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिस टिल डेट, तो आइस क्यूब ने इसको नजर में रखते हुए कहा कि तुम इस डिस ट्रैक को कभी भी बीट नहीं कर पाओगे और अब वो झाड़ू तुम्हारे ही काम आएगा। और इसके आगे अगेन आइस क्यूब ने यही कहा है कि जेरी हेलर विच इज द मैनेजर ऑफ NWA एट दैट टाइम, वो इन सबको लूट रहा है और इनको कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यूब ने जेरी हेलर के नाम को फ्लिप कर दिया विद रेडी टेलर विच इज कॉमनली नोन एज ATM। Now they got the villain with a purse and high heels. अगेन क्यूब इज टारगेटिंग MC Ren दैट जेरी हेलर MC Ren को यूज कर रहा है। लाइक उसने Ren को पिंप बना दिया है। अब पिंप क्या होता है यू ऑलरेडी नो, या फिर गूगल कर लेना। और वो Ren को कंपेयर करता है कुंटा किन से, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है एलेक्स हेली की नोवेल रूट्स में। बेसिकली एक ब्लैक अमेरिकन बंदा जिसको कि स्लेव बनाकर रखा हुआ है गोरो ने, और वैसे ही सेम MC Ren को भी स्लेव बनाकर रखा हुआ है जेरी हेलर ने। यहाँ पर क्यूब एक्सप्लेन करता है कि MC Ren में और एक आम ब्लैक अमेरिकन स्लेव में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि एक आम स्लेवरी वाला ब्लैक अमेरिकन गोरो के लिए कहीं भी काम करता है और MC Ren जैसा स्लेव गोरो के लिए चार दीवारी के अंदर काम करता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। It's a case of divide and conquer, 'cause you let a juke break up my crew. क्यूब कहता है कि तुम सबके फिट्टे मुंह, क्योंकि तुमने एक जूइश बंदे को हमारे ग्रुप का सारा कंट्रोल दे दिया और उसे हमारा ग्रुप तोड़ने दिया, बिकॉज जेरी हेलर इज अ जूइश। एंड दोस्तों इस लाइन की वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और जूइश बंदों को काफी ठेस भी पहुंची थी। रब्बी अब्राहिम कूपर, जो कि जूइश ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, उसने कहा था कि प्रोफेशनल काम एक होता है और दूसरा काम यानी कि लोगों को ठेस पहुंचाना एक अलग बात हो जाती है। और आइस क्यूब ने इस गाने से जूइश बंदों को ठेस पहुंचाई है। और आइस क्यूब का इस पर कहना था कि मेरा बिल्कुल भी मोटिव ये नहीं था, बल्कि मैं तो उल्टा रिस्पेक्ट करता हूँ जूइश बंदों की, क्योंकि जूइश एटलीस्ट एक यूनिटी में रहते हैं और ब्लैक लोगों में वो यूनिटी है ही नहीं। और मैंने ये सिर्फ एज अ प्रोफेशनली तौर पर कहा था, इससे मेरा कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है। MC Ren, 'cause I remember when you drove a B210, broke as a motherfucking joke. अगेन यहाँ पर आइस क्यूब ने टारगेट किया है MC Ren को। एंड मैं आपको बता दूं कि क्यूब इतना ज्यादा MC Ren को टारगेट क्यों कर रहा है, बिकॉज दे वर बोथ वेरी गुड फ्रेंड्स NWA से पहले भी। लाइक ये दोनों को बहुत अच्छे से जानते थे और वेरी गुड फ्रेंड्स थे, और बिकॉज ये इतने अच्छे फ्रेंड्स थे इसीलिए काफी पर्सनल चीजें भी पता होंगी इनको एक दूसरे की, इसीलिए आइस क्यूब इतना पर्सनल जा रहा है इसमें। एनीवेज MC Ren ने 1989 में कॉम्पटन छोड़कर रिवर साइड शिफ्ट हो गया था, विच इज अगेन गोरो लोगों की जगह है वो। और इसी वजह से क्यूब कह रहा है कि MC Ren तू चुप ही रहे, क्योंकि मुझे पता है कितना तो पानी में। मुझे अभी भी याद है जब तू B210 चलाया करता था, जो कि एक निसान की एक गाड़ी है विच इज नोन एज द चीप कार, सस्ती गाड़ी कह सकते हैं हम उसको। और इसके आगे आइस क्यूब ने एक वर्ड बोला था दैट ब्रोक इज अ मदरफकिंग जोक, और ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी ने ब्रोक विद जोक को राइम किया और वो इतना ज्यादा वायरल हो गया। आप लिटरली ये स्टैट देख सकते हो जहां पर ये वर्ड कितना ज्यादा वायरल हो गया था उस टाइम, ऑल बिकॉज ऑफ आइस क्यूब। Let you on the scene to back up the first team. एज एक्सपेक्टेड सेकंड वर्स की लास्ट लाइन में भी क्यूब ने Ren को टारगेट किया है और कुछ फैक्ट्स बताए हैं। लाइक MC Ren से पहले सिर्फ क्यूब ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था और वही ग्रुप के सारे लिरिक्स लिखता था, और जब क्यूब वेकेशन पे गया था तब जाकर MC Ren की बारी आई थी और उसकी जरूरत पड़ी थी। सो इससे ये साबित होता है कि Ren सिर्फ एक बैकअप प्लान था ग्रुप के लिए। एंड क्यूब सेज कि ये मेरा कसूर नहीं है क्योंकि मैंने ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ इसीलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुम सब अभी भी इग्नोरेंस में जी रहे हो और अपना हक लुटवा रहे हो। I never have dinner with the president. I never have dinner with the president. अब यहाँ पर थर्ड वर्स में क्यूब ने इजी ई को टारगेट किया है। सो 1991 में रिपब्लिकन सेनेटोरियल इनर सर्कल ने एक टाइप का इवेंट रखा था फंड रेज करने के लिए एज चैरिटी, और इसका होस्ट था उस टाइम का अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, और जो भी डोनेट करता उसको मौका मिलता प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का। और एक थ्योरी है कि उस टाइम पर इजी ई के मैनेजर ने $2500 डोनेट कर दिए थे इवेंट में, और इसी वजह से गेस्ट लिस्ट में इजी
ई का नाम चला गया और फिर इजी ई भी चला गया अटेंड करने उस इवेंट को। और बिकॉज एनडब्ल्यूए ने पास्ट में गवर्नमेंट वगैरह के खिलाफ काफी गाने गाए हैं लाइक फक द पुलिस, तो उनकी एक इमेज बनी हुई थी कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ ही खड़े होते हैं। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट लोग कहने लगे कि इजी ई को गवर्नमेंट के साथ मिल गया है वो और ये अब ठंडा पड़ गया है। और इजी ई ने लेटर इसका जवाब दिया था कि मैं वहां पर गया जरूर था लेकिन आज भी मेरा कहना है कि फक द पुलिस, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही। और क्यूब ने इसी बात को हाईलाइट करते हुए कहा है कि अब देखो कौन गद्दार है, मैं या इजी। और इजी ई को हाउस निगा भी बोला है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट मींस, वही ब्लैक अमेरिकन स्लेव जो कि 4 दीवारी के अंदर काम करता है। वंस अगेन क्यूब बोलता है कि इजी और उसका मैनेजर एनडब्ल्यूए के बाकी मेंबर्स को ठोकते जा रहे हैं और वो ठुकते जा रहे हैं। अगर ये मेरे जैसे स्मार्ट होते तो इस वक्त तक इजी ई एक पेड़ पर टंगा होता। दरअसल ये एक रेफरेंस है एक पनिशमेंट की जो कि बैक इन द डेज अमेरिकन स्लेव्स को दी जाती थी, या फिर तुम लोगों ने इजी ई को पेट्रोल से जला दिया होता। दैट्स अनदर टाइप ऑफ पनिशमेंट। क्यूब ऑल्सो मेंशंस जेरी कर्ल हेयर स्टाइल जो कि कुछ ऐसा दिखता है और ये इजी ई और आइस क्यूब दोनों ने ही करवाया था जब वो एनडब्ल्यूए में थे। बट आफ्टर क्यूब लीव्स द ग्रुप उसने अपना वो हेयर स्टाइल कटवा लिया और एक डिफरेंट हेयर स्टाइल रख लिया, ये शो करने के लिए कि वो उन सबसे अब अलग है। और इसमें मेरी खुद की भी एक थ्योरी है जो कि मैंने खुद नहीं बनाई है, जो कि आप सबको शायद थोड़ी सिली भी लग सकती है। और वो ये है कि उस हेयर स्टाइल का नाम था जेरी कर्ल जो कि मैच करता है विद द नेम जेरी हेलर। एंड डिफरेंट हेयर स्टाइल रखकर क्यूब ऑल्सो वांट टू से दैट कि ही इज नो मोर अंडर द कंट्रोल ऑफ जेरी। ये मेरी खुद की खुशी के लिए था। क्यूब मेंशंस मैसा जो कि एक ग्रुप है जो कि ब्लैक लोगों को अपना स्लेव बनाकर रखते हैं। एंड इन दिस केस क्यूब सिंपली जेरी को एनडब्ल्यूए का मैसा बता रहा है और इजी ई को परमानेंट वेकेशन पर भेजने की बात कर रहा है। एक परमानेंट छुट्टी पर कोई कैसे जा सकता है जब वो यमराज के साथ जाए। दैट्स व्हाट आइस क्यूब वांट टू से। सो उन टाइम्स में जो इजी ई का बैंक अकाउंट था उसका एक्सेस जेरी हेलर के पास भी था। और इसी बात पर क्यूब कह रहा है कि तेरे फिट्टे मुंह की तूने अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस किसी स्कैमस्टर को भी दिया है। और ये जो अभी तक मैंने आपको इतनी कहानी बताई इसमें एक चीज कॉमन है कि क्यूब का मेन जो प्रॉब्लम है ना वो जेरी हेलर के साथ है। और अगर आपने स्ट्रेट आउट कॉम्पटन मूवी देखी है तो उसमें जब आइस क्यूब एनडब्ल्यूए से रीयूनाइट करने की भी कोशिश करता है तो वो कहता है कि जेरी हेलर किसी भी हालत में इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहिए और उसका नामो निशान तक नहीं होना चाहिए इस ग्रुप में। But if we go do this, we gotta do it right. And if Dre with it, I'm with it. But I don't know your relationship with dude. But if you want me, Eric, Jerry can't be there. और इसका एक इलाज भी है, तुम सब मिलकर जेरी हेलर को शूट कर दो और खत्म कर दो उसकी कहानी। लेकिन इस लाइन से फिर से क्यूब ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी थी बिकॉज इसमें उसने फिर से जेरी को एक जूइश बंदा बता दिया था और क्यूब ने जेरी को डेविल से भी कंपेयर कर दिया था और कहा था कि शैतान के मंदिर में गोली मार दो। और इसीलिए इसके बाद एक बार फिर से रब्बी इब्राहिम कूपर की एंट्री होती है जो कि क्यूब को एंटी सेमेटिक घोषित कर देता है, यानी कि एक बंदा जो कि जूइश समाज के लिए खतरा है। और इस पर फिर से क्यूब का वही कहना था कि वो सभी रिलीजन्स की कदर करता है, वो जस्ट एक रेफरेंस था जेरी हेलर के लिए। वूल पुल्ड ओवर देयर आईज, ये एक फ्रेज है मीनिंग किसी से पागल बन जाना, जो कि आपको पता है कौन किससे पागल बन रहा है। और यहाँ पर क्यूब ने इजी की हाइट का भी मजाक उड़ाया है और उसे एक मिजेट कहा है, यानी कि एक बहुत ही छोटी हाइट का इंसान। ऑल्सो ही मेंशंस द साइलेंस ऑफ द लैम्स जो कि 1991 की एक मूवी है जिसमें कि एक बंदा इंसानों को खाता है और क्यूब भी कुछ ऐसे ही इरादे रखता है इजी ई के लिए। सो क्यूब सेज कि तुम लोग मुझे ठोकना चाहते थे लेकिन ये लो मैंने तुम्हें ठोक दिया। और ये बात क्यूब ने इजी ई के एक गाने का रेफरेंस लेकर बोली है, दैट इज आई रादर फक यू। और इसके बाद फिर से क्यूब ने इजी ई के एक और गाने का रेफरेंस लिया है, ऑलवेज इनटू समथिंग, जिसका की थीम था कि इजी ई और उसका ग्रुप किसी न किसी मुसीबत में फंसे ही रहते हैं पैसा कमाने के लिए। और इसका उल्टा मतलब निकाल कर क्यूब ने कहा है कि इजी और किसी काम में नहीं बल्कि जेरी को देने में बिजी रहता है जिसकी वजह से वो पैसे कमा पा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विद नो वैसलीन।
Nose job having ass motherfucking Jerry curl like. एंड लास्टली इन द आउट्रो क्यूब मेंशंस MB फेस क्रीम। जैसे हमारे यहाँ पर फेयर एंड लवली है ना, वैसे इसका काम भी सेम है। और क्यूब सेज की इजी ई इज अ बिच, और इसी वजह से वो इसे यूज करता है गोरा होने के लिए, ताकि वो पूरी तरह से गोरों के साथ मिल जाए। और जैसे कि आपने थ्रू आउट द ट्रैक देखा कि इसमें क्यूब ने काफी 18+ रेफरेंसेस दिए हैं, और ज्यादातर शॉट्स जेरी हेलर पर ही हैं। और यही था ये डिस ट्रैक नो वैसलीन। अब अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने फैमिली मैटर्स को ब्रेक डाउन किया है, जिसमें कि ड्रेक ने केंड्रिक लमार को डिस किया है। और अभी तक जो भी मैंने ब्रेक डाउन किए हैं उसके लिए ये प्लेलिस्ट है। बाय।